रानियां जब सोई हो तुम जाग जाते हो, पहले रब के सामने तुम हाथ उठाते हो, फिर मखलूक की खिदमत में तुम झुक जाते हो, दूध की ये नेमत हम तक पहुंचाते हो। तूने जीवन की तस्वीरें रंगों में है ढाली, तेरे दम से है आती हर घर में खुशहाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली। चलते फिरते तेरे मवेशी एक अनमोल खजाना है, हर बीमारी हर तकलीफ से तुमने इन्हें बचाना है। याद है रखना तुमने अपनी पैदावार बढ़ाना है, आगही और इल्म के हर पहलू को अपनाना है। हो जो सेहतमंद कौम समझो हमने मंजिल पाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, आज से है ये अज़्म हमारा और खुद से भी है पैमान, तंदुरुस्ती और सेहत बनेगी यूं ही हम सबकी पहचान। धरती होगी शान हमारी, हम होंगे धरती का मान, तेरी अपने खुशहाली की राहों में मारी है जान, और तरक्की की ये राहें हम सब ने है अपना ली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान रूबी अनम और डॉक्टर नासिर जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, पाकिस्तान दुनिया में दूध पैदा करने वाले मुल्कों में तीसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी बुनियादी वजह जानवरों की तादाद है, ना कि दूध की पैदावार फी जानवर। पाकिस्तान में औसत पैदावार कम होने की वजह मतवाज़न खुराक में कमी और मुनासिब निगहदाश्त का ना होना है। अगर हम अपने फार्म को मुनाफा बख्श बनाना चाहते हैं तो हमें अपने फार्म की निगहदाश्त को जदीद तरीक़ों के मुताबिक करना चाहिए। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज दावत दी है हाफ़िज़ मोहम्मद वसी खान साहब को। हाफ़िज़ मोहम्मद वसी खान साहब का तल्लुक़ एक मरूफ कंपनी से है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसी साहब, हम डेयरी हब के इस तरबियती प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, हमारे किसान भाई अपनी जानवरों की जो देखभाल करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी, आपने ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है कि हम जब भी कोई कारोबार शुरू करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ लेकर जाना है। बदकिस्मती ये है कि हमारे इस मुल्क के अंदर किसान को इस बात का पता ही नहीं है कि ये एक मुनाफा बख्श कारोबार हो सकता है या नहीं हो सकता। रिवायती तौर पर उन लोगों ने अपने जानवर रखे होते हैं और उससे नुकसान हो या फ़ायदा उससे उसको गरज नहीं होती, सिर्फ उनके जानवर जो है वो उनके लिए शान का बाइस होते हैं या उनकी मिरास होती है। कभी उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर ख़र्च कितना होता है और इस पर फ़ायदा कितना होता है। और शायद उस्ताद दामन ने इनके बारे में ये बात कही थी कि इन्ना मंजिल मकसूद ते पहुँचना कि घोड़ा उस पास से ते टांगा उस पास से, जब तक ये घोड़े और टांगे को जोड़ेंगे नहीं इनके घरों में खुशहाली नहीं आ सकती और उसके नतीजे में मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। लिहाजा ये ज़रूरी है कि मिरास के तौर पर जो इन्होंने जानवर पाले हुए हैं और शौकिया तौर पर जो जानवर पाले हुए हैं वो इस बुनियाद को छोड़कर इसको कारोबारी बुनियाद के तौर पर चलाएं। यहाँ इस वक्त हालत ये है कि एक आदमी के पास अगर 64 जानवर हैं उसमें दूध देने वाले जानवर सिर्फ 4 हैं। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसमें साल के ऊपर बैलेंस शीट क्या दिखाएगी कि उसको क्या नफ़ा हुआ क्या नुकसान हुआ। वो घर से ही पैसे लगा रहा है और इस हालत के अंदर मुझे अफसोस होता है कि यह सरासर घाटे का सौदा है।
बहुत प्यारी हाफिज साहब आपने बात की है। हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि वो कौन से अवामल हैं जिनकी वजह से फार्म को मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। अगर हमारा किसान जो है वो ये सोच ले कि मैंने इसको कारोबार के तौर पर चलाना है, तो फिर तमाम कारोबार के असूलों को उसको लाजमी तौर पर लागू करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली जो बुनियाद है वो उसका जानवर है। क्या जानवर की सलाहियत है कि वो उसको इतना दूध दे सके या इतना गोश्त दे सके जिसकी बुनियाद पर उसके गल्ले के अंदर ज़्यादा पैसे आए। ये पहला है। नंबर 2, उसका सवाल ये है, उसकी बुनियाद ये है कि क्या उसके पास उतनी खुराक मौजूद है जो उसके जानवरों को जो उसने रखे हुए हैं उनको वो पूरा पेट भर सके। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि हम 2 दिन अपने जानवर को वो खुराक देते हैं जो पूरे साल में मुयसर नहीं होती, और उसके बाद 2 दिन भूखा रखते हैं, फिर 3 दिन हम तूड़ी पर रखते हैं, फिर चौथे दिन फिर हम अच्छी खुराक देते हैं। ये जो नामुनासिब रवैया है और ये पूरे साल एक किस्म की खुराक ना देना जो है, उसके नतीजे में अगर जो कुछ जानवर की सलाहियत भी है वो भी मुतासिर होती है। तीसरी चीज़ जो है, हमारे किसानों के अंदर ये सोच नहीं है कि मेरे जानवर को बीमार नहीं होना चाहिए। वो ये समझता है कि डॉक्टर पास बैठा हुआ है, 500 रुपये देकर मैं इसका इलाज करवा लूँगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर मुझे बुखार हो जाए, 3 दिन के लिए मैं दफ्तर नहीं जाऊँगा, 3 दिन उसके बाद जो है दफ्तर वाले भी मेरे ऊपर हाथ हल्का रखेंगे, इसका मतलब यह है कि मेरी पैदावारी सलाहियत मुतासिर होगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ना उनके रहने की जगह सही है और ना उनके खाने की जगह कोई मनसूबाबंदी है। अगर किसान जो है अपने पास अच्छे जानवर रखे, नंबर 1 वो 20 लीटर से कम दूध देने वाला जानवर ना हो, चाहे भैंस हो या गाय हो। नंबर 2 वो साल के साल बच्चा देने वाला हो। तीसरी बात कि प्रेग्नेंट होने के बाद 7 महीने तक उसको लाजमी तौर पर दूध देना चाहिए, ताकि किसान की बैलेंस शीट के ऊपर जो असर पड़े वो सिर्फ 2 महीने का पड़े। और चौथी चीज़ जो है वो ये है कि वो उसके पास जो जानवर है वो कोई लखनऊ का नवाब ना हो, गर्मी और सर्दी का उस पर असर ना पड़े, वो हर हालात में पाकिस्तान के अंदर वो सर्वाइव करने का फन जानता हो। तो ये 4 क्वालिटीज़ हैं जो उसके जानवर में होनी चाहिए, और उसके बाद फिर उसकी वो रिहाइश हो जिसमें जानवर को रखना हो। इसलिए कि जब हम अपने बच्चे को वो तमाम ज़रूरी लवाजमात मुहैया ना करेंगे तो हम कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो स्कूल में फर्स्ट आएगा। हम उससे ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं, इसलिए उसका घर भी अच्छा होना चाहिए, और तमाम वो टेक्नोलॉजी जो इस मुल्क में मौजूद है जिससे हमारे जानवर जो है बीमारियों से बच सकते हैं, हमें उनको बरूए कार लाना चाहिए ताकि हमारे जानवर महफूज रहें। वसी साहब, ये बताइएगा कि बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए मतवाज़न खुराक का क्या किरदार है? ये बात भी बड़ी अहम है। जब हम डेयरी फार्म की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर मुतवाज़न खुराक का जो रोल है वो 60% है, यानी बाकी तमाम काम का हिस्सा 40%, सिर्फ मुतवाज़न खुराक का 60%। उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे जानवर को किस किस चीज़ की ज़रूरत है और मेरा जानवर मुझे क्या देता है। अब मेरा जानवर मुझे नंबर 1 दूध देता है और मुझे उसके साथ जो है वो गोश्त देता है। ये 2 चीज़ें जो है मेरा जानवर देता है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए, अपने जानवर की बढ़ोतरी को बरकरार रखने के लिए मुझे वो तमाम चीज़ें देनी पड़ेंगी जो इस पैदावार के मामूल को बरकरार रख सके। अब जितने भी साइंस आज तक आई है उसमें 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। ये किसान को कहाँ से मिलता है? ये जो वंडे की शक्ल में, चौकर की शक्ल में और दानों की शक्ल के अंदर कार्बोहाइड्रेट उसका सबसे बड़ा जरिया है। नंबर 2 प्रोटीन जो है वो पट्ठों के जरिए भी मिलती है। लुसर्न के अंदर 24% प्रोटीन होती है, उसको कढ़ाई गोश्त कहते हैं जानवरों का, पट्ठों का बादशाह। तीसरी चीज़ जो है वो उसको रोगन चाहिए ताकि जिस्म के जो तमाम अवामिल हैं उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी अपना काम करें। चौथी चीज़ जो है उसको ताकत चाहिए। ये दूध जो है, जो हम बच्चों को कहते हैं कि ये मुकम्मल ग़िज़ा है और जितना दूध पियोगे तुम मुखालिफ को भी पछाड़ दोगे, उसका मतलब ये है कि वो एनर्जी का ज़रिया है। इसका मतलब ये है कि मैं जो मुतवाज़न खुराक बनाऊंगा अपने जानवर के लिए, जितना वो एनर्जी निकाल रहा है उससे 2% मैं वो ज़्यादा उसको दूँ। और सबसे आखिर में चीज़ है वो मिनरल मिक्सचर है। हमारे यहाँ इंसानों के लिए मिनरल्स अवेलेबल हैं कि जोड़ों का दर्द ना हो, हड्डियाँ कमज़ोर ना हो, जो दूध निकल रहा है उसमें कैल्शियम की बड़ी मिकदार है। ये मिनरल मिक्सचर जो है ये उसकी खुराक का हिस्सा है। तो ये 5 चीज़ें जो हैं ये किसान भाई को अपने ज़हन में रखनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ को भी उसके मद्देनजर रखना चाहिए कि जब बच्चा छोटा है उसने दूध नहीं देना, उसकी बढ़ोतरी होनी है, लिहाजा मुतवाज़न खुराक के वो हिस्से जो बढ़ोतरी को ज़्यादा बढ़ा सके उसको वो देना चाहिए। और अगर मेरा जानवर जो है वो गब्बन है, इसका मतलब ये है कि उसने अपनी जान को भी बरकरार रखना है, उसने आइंदा दूध के लिए तैयार भी होना है
اس نے بچے کو بھی پالنا ہے، تو میری خوراک متوازن جو ہے اس کے پیرامیٹر تھوڑے تبدیل ہو جائیں گے. اور اگر وہ 20 لیٹر اور 25 لیٹر اور 28 لیٹر دودھ دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس میں انرجی والا جو پورشن ہے وہ اس سے زیادہ کرنا پڑے گا. تو میرے نزدیک جس آدمی کو متوازن خوراک کے بارے میں، جس کسان کو اور جس مالک کو اس بات کا پتہ ہے کہ متوازن خوراک کیا ہے اور کس کس سٹیج کے اوپر میں نے اپنے جانور کو کیا دینی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار ہوگا. بہت اچھے اب صاحب یہ بتائیے کہ بہتر نگہداشت کے کون کون سے رہنما اصول ہیں؟ عملاں والے تر جاندے تے غافل غوطے کھاندے. عملاں والے تر جاندے تے غافل غوطے کھاندے تے ڈبڑ نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنا دے. اگر کسان اپنے جانوروں کا کامل پیر ہے تو اس کو کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گا. وہ تمام چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 6 سال کے اندر اس کے پاس تمام کے تمام جانور جو ہیں صرف پیداواری جانور ہوں گے. ایلیٹ اینیمل جس کو کہتے ہیں کہ کوئی جانور جو ہے 20-25 لیٹر سے کم نہ ہو. اب اس کے لیے ضروری ہے، اور جو بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے جانوروں کو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز سمجھوں. اس لیے کہ میرے بچوں نے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے. اس کی زبان ہے، وہ مانگ سکتا ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن میرے جانور جو ہے اس کی زبان نہیں ہے. میں نے اس کی زبان کو سمجھنا ہے. جس طرح ایک گونگے کی ماں جو ہے وہ گونگے کی زبان کو سمجھتی ہے، تو مجھے بھی گونگا بننا پڑے گا. اور اس کے اندر سب سے پہلا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کا ریکارڈ رکھوں. وہ ریکارڈ مجھے بتائے گا کہ یہ جانور جو ہے کتنی پیداوار دیتا رہا ہے، یہ جانور جو ہے یہ کتنے عرصے کے بعد بچہ دیتا ہے. مجھے اس کا ریکارڈ سارا رکھنا پڑے گا. اور پھر میں سال کے آخر میں دیکھوں گا کہ یہ جانور جو ہے یہ میرے لیے پیداواری اور فائدہ مند جانور ہے یا نہیں. ایک دوسری چیز جو ہے، میں جانور کے اوپر نگاہ رکھوں. جانور مجھے اپنی حرکتوں سے بتائے گا کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے. اور جس دن میں نے اس بات کو جان لیا کہ اس وقت جانور کو شیڈ کی ضرورت ہے، سائے کی ضرورت ہے، اس وقت جانور کو خوراک کی ضرورت ہے، اس وقت جانور کو پانی کی ضرورت ہے، تو پھر یہ پرابلم نہیں ہے. یہ ایک کامیابی کا سودا ہے. پھر کامل پیر بن جاتا ہے بندہ. یہ کامل پیر بن جاتا ہے. کامل پیر ہونا جو ہے یہ سیدھا سادہ نسخہ ہے، تیر بہدف کامیابی کی طرف، میرے کسان بھائی کے لیے اور اس کی خوشحالی کے لیے اور ملک کی خوشحالی کے لیے. اسی طریقے سے بے شمار بیماریاں جو ہیں وہ کسان روک سکتا ہے کہ ساتھ والے باڑے میں بیماری ہو اور اس کے جانوروں میں بیماری نہ آئے، لیکن اس کے لیے کسان کا کامل پیر ہونا ضروری ہے اور اس کا جاگنا ضروری ہے. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جس طرح ماں جو ہے وہ خود جو ہے وہ گلے میں سو جاتی ہے لیکن بچے کو سوکھا مہیا کرتی ہے. اگر وہ یہ نظر کو جان لے اور اس طریقے کو جان لے تو پھر اس کی نگہداشت جو ہے وہ کامل ہوگی. وسیع صاحب، باڑے کی صفائی سے جانوروں کی پیداوار پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میرے نزدیک باڑے کی صفائی جو ہے وہ اس کی پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ایمان کا نصف حصہ جو ہے وہ صفائی ہے. جب آپ کا باڑا صاف نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پر آ جائیں اور ہمارے جانوروں پر تجربہ کریں. میسٹائٹس ساڑو پاکستان کے 52% جانوروں کا مسئلہ ہے. یہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی مانتی ہے اور اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. سنگل جو پرابلم جو ہے، جو معاشی پرابلم ہے، معاشی بیماری جو ہے وہ ساڑو ہے. اگر یہ صفائی ستھرائی ہو تو اس باڑے کے اندر میں یقین دلاتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ وہاں ساڑو نہیں ہوگا. میں اس بات کو بھی یقین بناتا ہوں کہ اگر باڑے کی صفائی ستھرائی ہوگی تو اس کے باقی تمام چیزوں کا جو وہ خوراک دے رہا ہے، جو پریونشن کر رہا ہے، اس میں یہ ایک کرنٹ کے طور پہ کام کرے گا. یعنی کہ وہ تمام فائدے اس کے زیادہ ہوں گے اگر وہ اس چیز کا خیال رکھے گا. تو میں یہ یقین کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو خوشحالی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، تو باڑے کی صفائی جو ہے اس کے ایمان کا نصف حصہ ہونا چاہیے. بہت اچھی حافظ صاحب آپ نے بات کی. یقیناً باڑے کی صفائی کا پیداوار پہ بھی اثر اور صحت پہ بھی جانور کے اچھا خاصا اثر پڑتا ہے. لیکن کیا شیڈ کا بھی رول ہے اس میں پیداوار میں، اور اچھے شیڈ کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ اس کا بہت بڑا رول ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں دفتر سے اور فیلڈ سے جب تھکا کر جاتا ہوں گھر، اگر میرا گھر آرام دہ نہیں ہے تو اگلے روز آ کر میں اس رفتار سے کام نہیں کر سکتا جس رفتار سے میں ادروائز کر سکتا ہوں اگر میرا گھر اچھا ہو. تو بنیادی طور پر جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تاج محل ہو. ممکن ہے تاج محل کے اندر جو رہنے والا آدمی ہے اس کو نیند کی گولی کھائے بغیر نیند نہ آئے، لیکن ایک فقیر کی کلی کے اندر جو رہنے والا ہے وہ آرام سے سو جائے.
तो बुनियादी बात यह है कि वो जो घर है वो सादा और निहायत आरामदेह हो, जहां जानवर रहकर खुश हो और खुश होने के नतीजे में उसकी पैदावार बढ़े। उसके अंदर सफाई सुथराई जो है आसानी से हो सके, ड्रेनेज का उसके अंदर बंदोबस्त हो, ऑटोमेटिक का एक निज़ाम चल रहा है कि अब हर चीज़ जो है वो लोग महंगे होते जा रहे हैं, लोग अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली कारोबार ने मशीनी जो है उसके अंदर मशीनों का दाखला जो है वो इसके अंदर मतलब आ जाएगा। तो वो आपका जो बनने वाला जो बाड़ा है वो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर मशीनों के आने की गुंजाइश हो। और इसी तरीके से जिस तरह हम अपने मैटरनिटी वार्ड रखते हैं, इस तरह जो बच्चा देने वाली गायें हैं उनकी अलहदा जगह हो, जो बीमार जानवरों के लिए जगह है उसको, ताकि उसको ज़्यादा सहूलत मिले, ज़्यादा कंफर्ट हो, दूसरे जानवर अगर उसको तंग ना करें। तो मेरे नज़दीक एक अच्छे शेड का तस्वुर जो है वो पैसों के साथ ताल्लुक़ नहीं है, वो जानवर के आराम से ताल्लुक़ है। जानवर खुश्की में बैठना चाहता है, वो जगह अवेलेबल हो। जानवर उस जगह पर बैठना चाहता है जहां उसको उसके पाँव की एक्सरसाइज हो जाए, वो वहां पर होना चाहिए। आपके मशीनों के चलने का अंदाज और जानवर को पकड़ने का आपको मुश्किल कोई पेश ना आए। जो भी ऑपरेशन करना चाहें, जिस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब सख्त बरसात का मौसम होता है तो जानवरों में एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं खुर का गलना, फुट रॉट। अब उसके लिए दवाई चाहिए, कॉपर सल्फेट का एक खास सोल्यूशन होता है। और मैंने बाहर कीनिया में मैंने ये देखा है कि उसकी बाकायदा एक छोटी सी डिप बनाई जाती है, तमाम जानवरों को इस तरह स्क्वीज करके लाया जाता है कि वो उसमें नॉर्मली पैर रखकर आगे चले जाते हैं और ये बीमारी उनमें नहीं आती। तो इस बात के बताने का मकसद ये है कि जो आपके ऑपरेशंस है, अगर आप वैक्सीनेशन करना चाहते हैं आपको मुश्किल ना हो, जानवर तंग ना हो, अगर आप कोई डिप में ले आना चाहते हैं जानवर तंग ना हो, खुराक खिलाना चाहें उसमें तंग ना हो, जानवर एक जगह आराम करना चाहता है उसको उसकी जगह अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये लवाजमात जो है हवादार होना चाहिए। मैं उसकी जो बिल्डिंग है उसके बारे में नहीं कहता, वो ये है कि हवादार हो, रोशनी उसके अंदर आनी चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर मतलब आती है वो ये है कि कंफर्ट का पहलू जो है वो सबसे नुमाया हो। आइए देखते हैं चौधरी अब्दुल हमीद और फजलू साइमा जी से क्या बातें कर रहे हैं। और इसको को पानी शानी भी पिलाया कि नहीं? हाँ चौधरी जी, मैं तो उसकी बड़ी सेवा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई चौधरी नूर मोहम्मद। सुना क्या हाल चाल है तेरे? हाल बेहाल, हाल बेहाल, एदा मुस्तकबिल मैनू लगदा कंगाल, हाल बेहाल। और तेरी जुबान को ज्यादा नहीं चलनी शुरू हो गई? और चौधरी साहब मैं तो वैसे ही मैं तो वैसे का कुछ लगता पागल आदमी। और सुना चौधरी नूर मोहम्मद, खैर तो है ना? यार क्या बताऊं चौधरी हमीद, तमाम जानवर कमजोर होते जा रहे हैं, खाना भी बंद कर दिया है, और तो और दूध की पैदावार में भी कमी आ रही है यार। ओए पहले मेरे जानवरों का भी यही हाल था। फिर साइमन जी और डेयरी हब की टीम ने हमारे चौधरी साहब के हाल को कर दिया मालो माल। चौधरी जी हुण बुल्ले लुटो, बुल्ले लुटो, बुल्ले लुटो, बुल्ले लुटो। ये डेयरी हब की टीम ने तुझे क्या समझाया, कुछ हमें भी बता यार। ओए चौधरी नूर मोहम्मद, ये अब मैं नहीं बल्कि डेयरी हब वालों की टीम आप लोगों को बताएगी, क्योंकि साइमा जी और डेयरी हब वालों का नुमाइंदा इधर कोई आ रहे हैं। जनाबी अली, जनाबी ये अली। डॉक्टर अहमद है, डेयरी हब की तरफ से आए। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारे लोग आपकी बातें सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा। बैठे, तशरीफ रखें। शुक्रिया, बिस्मिल्लाह। बैठे जी। डॉक्टर साहब जी, ये लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि डेयरी हब वालों की टीम ने आपको ऐसे कौन से मुफीद मशवरे दिए कि मेरे जानवर तगड़े हो गए है जी? अब ये बातें आप इन लोगों को बताएं। फार्म को नफा बख्श बनाने के लिए और अपने जानवरों को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है कि 3 बातों का खास ख्याल रखा जाए। पहले उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत, दूसरी उनकी सफाई और तीसरी नस्ल कशी। फिर ही आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बातें हमें तफसील से बताएं ताकि हम उन पे अमल कर सकें। भाई, ग़िज़ाई ज़रूरत से मेरी मुराद ये है कि आप जानवरों को ऐसी खुराक दें जो उनके जिस्म के लिए ज़रूरी है। मेरा मतलब है उनको मुतवाज़न खुराक दें। मुतवाज़न? डॉक्टर साहब ये मुतवाज़न खुराक क्या होती है? भाई, मुतवाज़न खुराक से मेरी मुराद ये है कि आप उन्हें हरा चारा दें, खल की बजाय वंडा दें, और जानवरों के लिए हर वक्त साफ़ और ताज़ा पानी की फराहमी 24 घंटे जारी रहनी चाहिए। इसके अलावा फार्म पे ही
जानवरों के लिए एक हाउस हो जो मुनासिब हो और उनको आप खुला छोड़। डॉक्टर साहब इतना खर्चा करने से हमें क्या फायदा होगा? भाई सीधी बात है, जब तुम जानवरों की खुराक और सफाई का ख्याल रखोगे तो उनकी दूध की पैदावार में भी बेहतरी आएगी और तुम सब लोगों की माली हालत भी बेहतर हो जाएगी। और एक और अहम बात, आप जानवरों को हमेशा साफ सुथरी और हवादार जगह पे बांधें और बाड़े की सफाई भी रोजाना होनी चाहिए। ले भाई चौधरी नूर मोहम्मदा, तुमने डॉक्टर साहब की मुफीद बातें सुन ली है ना, अब इनको अच्छी तरह से समझ के ज़हनशीन भी कर ले। हला हला। और तीसरी बात, अफजाइश नस्ल वो इस तरह से करनी चाहिए कि आने वाली नस्ल पिछली नस्ल से ज्यादा दूध देने वाली हो। तो भाइयों, अगर तुम लोगों ने इन 3 शर्तों पे काम कर लिया तो मैं दावे से श्योर हूँ कि आपके जानवर ना सिर्फ ताकतवर होंगे बल्कि आपके दूध की पैदावार में भी इजाफा होगा, वो बीमारी से महफूज रहेंगे। इसके अलावा आपके जो अखराजात होते हैं दवाइयों पे वो बचेंगे। अगर वो सही तरीके से आप करेंगे तो दूध की पैदावार में भी बहुत इजाफा होगा। ला भाई चौधरी हमीद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तेरी वजह से डॉक्टर साहब ने हमें इतने कीमती मशवरे दिए हैं जी, हम इस पे जरूर अमल करेंगे। हाँ जी साइमा जी। वो शुक्रिया मेरा नहीं, डेयरी हब वालों का और डॉक्टर अहमद साहब का अदा करो जिन्होंने आपको इतनी मुफीद और कारआमद बातें बताई हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। साइमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। एज ए डॉक्टर ये मेरी ड्यूटी थी, अमल करना या ना करना ये अब आप पे। हाँ मेरी बड़ी मेहरबानी है डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, आपने डॉक्टर अहमद की बातें सुनी और हाफिज साहब के बहुत मुफीद मशवरे हमने सुने। आज के इस प्रोग्राम में हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला। सबसे पहली जो मुझे अच्छी लगी चीज़ हाफिज साहब की एक बात कि हमें अपने फार्म का कामल पीर होना ज़रूरी है। कामल पीर का मतलब ये है कि हमें अपने फार्म की तमाम ज़रूरियात का इल्म होना चाहिए। जानवर को क्या मतवाज़न खुराक चाहिए, जानवर के आराम का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है और फार्म पे हमें मसनूई नस्ल कशी के ज़रिए कैसे हम दूध की पैदावार बढ़ा सकते हैं और फार्म का रिकॉर्ड रखना किस तरह चाहिए। ये सारी बातों पे अगर हम अमल करें तो हम अपने फार्म को ना सिर्फ मुनाफा बख्श बना सकते हैं बल्कि दूध की पैदावार में भी खतरखा इजाफा कर सकते हैं। वसी साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अंदाज़े बयां बहुत ही खूबसूरत था और यकीनन किसान भाई इन बातों पे अमल करके अपनी पैदावार में इजाफा करेंगे। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। डॉक्टर नासिर और रूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।